फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी खूबसूरती या गुण भाग 9। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि केशव खुशी को और प्रसन्नता आर्यन को खुश रखने के हर भरसक प्रयास कर रहे हैं, परंतु दोनों ही अपने अपने प्रयासों में नाकाम होते जा रहे हैं। अब आगे केशव अपने मन में आए इन नकारात्मक विचारों को छिटक कर फिर से अपने कार्य में व्यस्त हो जाता है। अपने माता पिता के समक्ष ये बहाना लगाता है कि उसे ऑफिस से अभी छुट्टी नहीं मिल रही है। जब उसे छुट्टी मिलेगी तो वो खुशी को घुमाने लेकर जाएगा। सरोज जी की सेहत में थोड़ा सा सुधार दिखने लगा है, परंतु अब वो पहले की तरह हंसती बोलती नहीं है, हमेशा चुपचाप सी और खोई खोई रहती हैं। डॉक्टर ने आलोक जी से कहा है कि वो सरोज जी का हवा पानी बदलें, उन्हें इस माहौल से कहीं दूर लेकर जाएं। आलोक जी डॉक्टर की बात सुनकर हामी तो भरते हैं, परंतु वो सरोज जी को कहीं नहीं भेजना चाहते। आलोक जी हमेशा सरोज जी का मन बदलने की कोशिश करते रहते हैं। वो सरोज जी के साथ बड़े प्यार से बातचीत करते हुए कहते हैं, सरोज तुम नहीं जानती कि तुम्हारी दोनों बेटियां अपने अपने घरों में कितनी खुश हैं। खास तौर से तुम्हारी लाडली खुशी जो केशव के साथ बहुत खुश है। मुझे नरेंद्र मिला था, उसी ने मुझे बताया। देखो मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ, फिर अपनी बेटियों और दामादों का अच्छे से स्वागत करना। आलोक जी की बातों का सरोज जी पर कोई असर नहीं होता, अपितु वो चुपचाप आंसू बहाती रहती है। मन ही मन में वो घुट रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो खुशी का सामना नहीं कर पाएंगी। वो अपने मन से ये बात मान चुकी हैं कि उनकी दोनों बेटियां अपने घरों में खुश नहीं हैं। सरोज जी ये बात अच्छे से जानती है कि जिस खुशी को उन्होंने राजकुमारी की तरह पाला है, वो केशव जैसे मिडिल क्लास लड़के के संग अपनी जिंदगी नहीं काट पाएगी। मन ही मन वो पछता रही है कि उन्होंने खुशी को कुछ नहीं सिखाया, सिर्फ ये सोचकर कि मेरी सुंदर सी बेटी किसी राजकुमारी से कम नहीं है, इसके लिए कोई राजकुमार बना होगा। परंतु नीति के इस खेल ने सरोज जी के सपने को चकनाचूर कर दिया, इसीलिए वो अपना मन को नहीं समझा पा रही है। आलोक जी सरोज जी को चुप करवाते हैं और उन्हें दवाई देते हुए कहते हैं, सरोज खुशी और प्रसन्नता तुमसे मिलना चाहती हैं। अक्सर वो फोन पर मुझसे बातें करती हैं, तुम्हारा हाल चाल पूछती हैं, परंतु जब भी मैं तुम्हें बात करने को बोलता हूँ तुम इनकार कर देती हो। मैं समझता हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, परंतु ऐसा कब तक चलेगा? ये घर तुम्हारे बिना घर जैसा नहीं लगता। माँ भी रात दिन तुम्हारे लिए चिंतित रहती हैं। सरोज जी बिना कोई उत्तर दिए चुपचाप लेट जाती हैं। आलोक जी लंबी सांस लेते हुए कमरे से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर वो कुर्सी पर सिर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। कृष्णा जी आलोक जी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, क्या बात है बेटा, तू क्यों चिंतित है? आलोक जी माँ का हाथ पकड़कर कहते हैं, मैं क्या करूँ माँ, सरोज ठीक नहीं होना चाहती। उधर दोनों बेटियां अपनी माँ से मिलना चाहती हैं। मैं उन दोनों को कब तक झूठ बोलता रहूं कि अभी तुम्हारी माँ ठीक नहीं है, जब वो ठीक हो जाए तब तुम उनसे मिलने आना। उधर सरोज अपनी बेटियों से मिलना नहीं चाहती, ना जाने उसके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रही है वो अपने मन में। कृष्णा जी आलोक को हौसला देते हुए कहती हैं, जिस बात का कोई हल ना दिखाई दे उन्हें कान्हा जी पर छोड़ देना चाहिए, वो जरूर इसका कोई हल निकाल लेंगे। देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दिन हफ्ते बीतते जाते हैं। खुशी का स्वभाव दिन प्रतिदिन केशव के प्रति और विमुखता से भरा हो रहा है। वो सारा दिन केशव के ऑफिस जाने के बाद अपने कमरे में बैठी अपने आप को सजाती संवारती रहती है, या फिर अपना समय टीवी देखने और फोन चलाने में व्यतीत करती है। घर और घर के कार्यों से उसका कोई लेना देना नहीं है। मालिनी जी भी उसके इस बेरुखी भरे व्यवहार को लेकर नरेंद्र जी से बात करती हैं, परंतु वो मालिनी जी को ही समझाते हैं, मालिनी तुम इस ओर ध्यान ना दो, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं आलोक से इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता, दोस्त है वो मेरा, क्या सोचेगा? मैंने उससे वादा किया था कि हम उसकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। वैसे भी सरोज भाभी की तबीयत ठीक नहीं रहती। आलोक इस बात से पहले ही परेशान है, अगर हम खुशी को लेकर कोई बात करेंगे तो वो और परेशान हो जाएगा। मालिनी जी कुछ सोचते हुए बोलती है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि केशव और खुशी के बीच भी कुछ ठीक नहीं है। 4 महीने शादी को होने वाले हैं। खुशी सारा दिन अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती और ना ही घर के कोई कार्य करने में रुचि रखती है। 1-2 बार मैंने उसे कहा भी है कि बहू हम तेरे हाथ का खाना खाने को तरसते हैं। ऊपर से वो कहने लगी कि काम वाली बाई है तो
जो खाना बनाकर जाती है। आपको जो भी खाना है उनसे बनवा लो। मैंने तो कभी खाना नहीं बनाया है, मेरे हाथ खाना बनाकर खराब हो जाएंगे। केशव को ही देख लो, वो दिन रात खुशी को खुश रखने के चक्कर में कितनी मेहनत करता है। उसके लिए सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होने देता। उसी के खातिर मेरे बेटे ने कमरे में एसी, टीवी सब लगवा कर दिया है। जो कुछ भी वो मुंह से निकालती है, केशव झट से उसकी इच्छा पूरी कर देता है। मैं ये नहीं कहती कि वो अपनी पत्नी की बात ना माने, परंतु खुशी को भी तो केशव का ख्याल रखना चाहिए। रात को केशव घर आता है, खुद ही अपना खाना गर्म करता है और खुशी को भी परोसता है। इतना थका होने के बावजूद भी मेरा बेटा सबका ख्याल रखता है। मुझे अच्छा नहीं लगता है जी। ऐसा लगता है हमने अपने बेटे की खुशियों का गला घोट दिया है। बात करते करते मालिनी जी रो पड़ती हैं। नरेंद्र जी उन्हें हौसला देते हैं, परंतु कहते कुछ भी नहीं है। परंतु वो सब जानते हैं, समझते हैं, पर कर भी क्या सकते हैं। मालिनी जी फिर से नरेंद्र जी से कहती है, आपको पता है मैं अपने बेटे की तकलीफें बढ़ाना नहीं चाहती। मैं ऐसे ही उससे झूठ बोल देती हूँ कि खुशी मेरा बहुत ख्याल रखती है। अपितु सच तो ये है कि वो कभी आपके और केशव के जाने के बाद मुझे देखने तक नहीं आती। मैं ही एक आध बार उसके कमरे में जाकर उसे देख आती हूँ। वहाँ ना तो वो मुझसे अच्छे से बात करती हैं और ना ही केशव के बारे में कुछ बोलती हैं। नरेंद्र जी मालिनी जी को चुप करवाते हुए बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, हमारा बेटा केशव बहुत समझदार है, वो सब कुछ संभाल लेगा। और हाँ, तुम कभी उसे ये भी मत बताना कि खुशी तुमसे अच्छे से पेश नहीं आती। तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। नरेंद्र जी मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे उनके बेटे की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दे। वहीं दूसरी ओर प्रसन्नता घर में सबकी चहेती बनी हुई है। आर्यन की बुआ कुछ दिनों के लिए अपने भाई के घर रहने आई हुई है। कुछ ही दिनों में वो प्रसन्नता के गुण देखकर हैरान रह जाती है। प्रसन्नता ने तो पूरे घर का नक्शा ही बदल दिया है। उसने इतना सुंदर अपना घर सजाया है, जो भी देखता है मंत्र मुग्ध हो जाता है। बुआ जी अपनी भाभी स्मिता से पूछती हैं, भाभी ये आपने घर का इंटीरियर कहाँ से करवाया है? स्मिता जी गर्व से कहती हैं, हाँ मिलवाती हूँ ना तुम्हें अपने इंटीरियर डिजाइनर से। हंसते हुए वो प्रसन्नता को बुलाती हैं और कहती हैं, लो मिल लो हमारे घर के इंटीरियर डिजाइनर से। ये खूबसूरत साज सजावट इसी ने की है। तुम ही नहीं, जो कोई भी हमारे घर आता है हमारे घर की साज सजावट देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। आर्यन की बुआ प्रसन्नता की काबिलियत देखकर काफी हैरान हो जाती है। हर दिन उन्हें प्रसन्नता में कोई ना कोई गुण दिखाई देता है। कभी वो उसके द्वारा बनाए खाने को सराहती हैं, कभी उसका मृदुल व्यवहार उनका मन जीत लेता है। घर के कोने कोने से प्रसन्नता के गुणों की चमक दिखाई देती है। विजय और समिता जी भी प्रसन्नता के व्यवहार से बेहद खुश हैं। वो तो ये कहते भी हैं, उन्हें बहू के रूप में तो एक अनमोल हीरा मिला है, परंतु उनको इस बात का दुख भी है कि उनका बेटा ये बात नहीं समझ रहा। इस बात पर मायूस होकर समिता जी अपनी ननंद से कहती हैं, दीदी आप नहीं जानती हैं, आर्यन का इसके प्रति बेरुखी भरा व्यवहार देखकर भी ये लड़की अपने चेहरे पर शिकन तक नहीं लाती, बल्कि हमारा और इस घर का पूरा ख्याल रखती है। हमसे कोई शिकायत भी नहीं करती, बल्कि सारा दिन हंसती और मुस्कुराती रहती है। स्मिता जी कहती है, मैं तो हमेशा ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरी इस बेटी जैसी बहू का जीवन खुशियों से भर जाए और आर्यन को ये एहसास हो जाए कि उसने क्या पाया है। रूप के जाल में फंसकर वो असली सुंदरता को नहीं देख पा रहा है। आर्यन की बुआ अपनी भाभी को सांत्वना देती हुई कहती हैं, फिक्र मत कीजिए भाभी, प्रसन्नता की सीरत की सुंदरता एक दिन आर्यन की आंखें जरूर खोलेगी। स्मिता जी ठंडी सांस भरते हुए कहती हैं, ईश्वर करे ऐसा ही हो दीदी। फिर एक दिन जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं, ठीक उसी समय आर्यन ऑफिस से घर आता है। प्रसन्नता सभी सदस्यों को गर्मा गर्म खाना परोस रही होती है। बुआ जी खाना खाते खाते प्रसन्नता की खूब तारीफें करती हैं। आर्यन इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए नौकर को आवाज लगाते हुए कहता है, बहादुर तुम मेरा खाना ऊपर कमरे में ले आना। बुआ जी बीच में ही आर्यन को टोकते हुए कहती हैं, सुनो आर्यन, मुझे यहाँ आए कितने दिन हो गए। बेटा तुम कभी भी आकर मेरे पास नहीं बैठे, कभी मुझसे कोई बात नहीं करते। तुम अपनी शादी से पहले ऐसे नहीं थे। मेरे आने पर मुझसे ढेरों बातें किया करते थे। बेटा कल तो मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी, आज तो कम से कम मेरे साथ बैठकर डिनर कर लो। आर्यन सीढ़ियां चढ़ते हुए बुआ जी की बात सुनकर नीचे आ जाता है। बुआ से बड़े प्यार से कहता है,
ऐसी बात नहीं है बुआ, मैं अपने काम में बहुत व्यस्त रहता हूँ और बहुत थक जाता हूँ। विजय जी बीच में ही बोल पड़ते हैं। मैं तो हमेशा तुमसे कहता हूँ, तुम अभी अपनी ज़िंदगी का आनंद लो। काम करने के लिए सारी उम्र पड़ी है। तुम थोड़ा समय अपनी पत्नी के लिए निकालो, परंतु तुम मेरी सुनते ही नहीं हो। नई नई परियोजनाओं में तुमने खुद को बहुत व्यस्त कर लिया है। आर्यन अपने पापा की ओर देखकर बोलता है, पापा, मैं आपके द्वारा खड़ी की गई इस कंपनी को उच्च स्तर पर पहुंचाना चाहता हूं। मैं हमारे व्यापार को आसपास के शहरों में भी फैलाना चाहता हूं। इसी परियोजना के अंतर्गत मैं बहुत व्यस्त रहता हूं। मेरे पास अपने निजी जीवन के लिए कोई वक्त नहीं है। विजय जी फिर बोलते हैं, मैं सब समझता हूँ कि तुमने खुद को इतना व्यस्त क्यों किया हुआ है। तुम ये सब क्यों कर रहे हो। बाप बेटे के बीच तनाव देखते हुए बुआ जी अपने भाई को चुप करवाती हैं और आर्यन की बाजू पकड़कर उसे अपने पास बैठाते हुए बड़े प्यार से कहती हैं, अच्छा चलो छोड़ो ये सब बातें, काम तो होते ही रहेंगे। देखो कितना स्वादिष्ट हलवा बना है, प्रसन्नता ने बनाया है। हलवा खाते खाते बुआ जी एक चम्मच आर्यन के मुंह में भी डालती हैं और कहती हैं, तुम भी खाओ, कितना स्वादिष्ट है। हलवा खाते आर्यन को वो दिन याद आता है जब वो खुशी को देखने गया था। उसने तब भी ऐसा स्वादिष्ट हलवा खाया था। अलबत्ता उसने खुशी से कहा भी था कि ये हलवा उसने बनाया है। तो खुशी ने कहा था कि ये हलवा उसने नहीं, प्रसन्नता ने बनाया है। तब उसे लगा था कि खुशी शायद उससे झूठ बोल रही है। आज वैसा ही स्वाद पाकर उसे लगा कि उस दिन वो सच बोल रही थी। आर्यन हलवे को वहीं टेबल पर रखते हुए कहता है, बुआ, मैंने हलवा खाना छोड़ दिया है, अब ये मुझे अच्छा नहीं लगता। प्रसन्नता उसकी बात सुनकर मायूस हो जाती है। वो तो ये सोचकर ही खुश थी कि आर्यन ने उसके हाथ से बने हलवे का स्वाद चखा तो सही, परंतु इसने तो उसे नकार ही दिया। प्रसन्नता ने तो बड़े मन से उसी के लिए बनाया था। आर्यन ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। प्रसन्नता अपने आंसू छिपाते हुए रसोई घर में चली जाती है। आर्यन का ऐसा व्यवहार देखकर बुआ जी बहुत दुखी होती हैं। अपने भाई भाभी की ओर देखकर बोलती हैं, आर्यन इस समय प्रसन्नता के साथ बहुत गलत सलूक कर रहा है, परंतु समय आने पर उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। पता नहीं वो क्यों इतनी अच्छी लड़की का दिल दुखा रहा है, क्यों उसे प्रसन्नता की सुंदरता दिखाई नहीं दे रही। प्रसन्नता ये सब सुनते हुए भी कुछ नहीं बोलती। वो खाना प्लेट में लगाती है और नौकर के हाथ आर्यन के कमरे में भेज देती है। उसे पता है कि अगर वो लेकर जाएगी तो आर्यन शायद खाना खाए भी नहीं। हर समय आर्यन के द्वारा अपना तिरस्कार होने के बावजूद भी वो आर्यन की परवाह करना नहीं छोड़ती। उसकी हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखना वो कभी नहीं भूलती थी। इतनी अच्छी और गुणवान बहू पाकर विजय जी और स्मिता जी बहुत खुश थे। अपितु जितने भी रिश्तेदार और जान पहचान के लोग उनके घर आते थे, वो भी प्रसन्नता के व्यवहार से बहुत प्रभावित होते थे। उसके आचार व्यवहार से घर के नौकर तक भी बहुत खुश रहते थे। सब अक्सर स्मिता जी से कहते थे, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको प्रसन्नता जैसी बहू मिली। आर्यन के माता पिता जितना प्रसन्नता को बहू के रूप में पाकर खुश थे, उतना ही वो अपने बेटे के बदलते व्यवहार से त्रस्त थे। वो उसे समझा कर थक चुके थे। उन्होंने आर्यन का प्रसन्नता के प्रति ऐसे रूखे व्यवहार की कदापि उम्मीद नहीं की थी। उन्हें इस बात का पछतावा था कि वो अपनी बेटी जैसी बहू को इतनी खुशियां नहीं दे पा रही हैं जिसकी वो अधिकारी हैं। वहीं कुछ दिनों बाद एक दिन ऑफिस में विजय जी को मिस्टर सैनी का फोन आता है। मिस्टर सैनी के विजय जी के साथ बहुत अच्छे व्यवहारिक और पारिवारिक संबंध हैं। ये दोनों एक दूसरे से बिजनेस मीटिंग्स में मिलते रहते हैं। एक दूसरे का हालचाल जानने के बाद मिस्टर सैनी कहते हैं, यार विजय, मैं आर्यन की शादी में आना चाहता था, परंतु उस समय मैं शहर में नहीं था। परंतु यहाँ आकर भी मैं एक नए प्रोजेक्ट में व्यस्त हूँ, जिस प्रोजेक्ट पर आर्यन भी काम कर रहा है। अन्य कई नामी कंपनियां भी उस प्रोजेक्ट पर अपनी आंखें गड़ाए बैठी हैं। शनिवार को सभी कंपनियों के ओनर्स की मीटिंग मेरे यहाँ बिरला पैलेस में होनी निश्चित हुई है। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था, वहाँ सभी लोग सपरिवार आ रहे हैं। एक्चुअली छोटी सी मीटिंग के साथ साथ फैमिली गेट टुगेदर भी है। मैं सोच रहा था तुम भी अपने परिवार के साथ वहाँ आओ, इसी बहाने हम तुम्हारी बहू से भी मिल लेंगे। और एक बात और मैं बताना चाहता था कि आर्यन वहाँ अपनी प्रेजेंटेशन दे सकता है, क्योंकि बाकी लोग भी वहाँ अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। सभी एक जगह एकत्रित होंगे तो ये तय करना भी आसान हो जाएगा कि ये प्रोजेक्ट किस कंपनी को मिलनी चाहिए। विजय जी सैनी साहब को धन्यवाद देते हुए कहते हैं, ठीक है सैनी साहब, हम वहाँ समय पर पहुँच जाएंगे। घर पहुंचकर विजय जी आर्यन से बात करते हैं।
आर्यन कहता है, पापा मैं प्रेजेंटेशन तो तैयार कर लूँगा, परंतु हम पूरा परिवार वहाँ जाकर क्या करेंगे। ग्रोवर जी कहते हैं, आर्यन मैं मिस्टर सैनी से वादा कर चुका हूँ कि हम पूरा परिवार वहाँ आएंगे। अब मैं उन्हें जवाब नहीं दे सकता। तुम तो जानते ही हो कि मिस्टर सैनी का खुश होना हमारे बिजनेस के लिए कितना फायदेमंद है। अगर उन्होंने ये मीटिंग तय की है और वो चाहते हैं कि सभी लोग सह परिवार आए तो हमें भी वहाँ जाना चाहिए। मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकता। अगर तुम चाहते हो कि ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को मिले तो तुम्हें मिस्टर सैनी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो अपने कार्य में बहुत अनुभवी हैं। उन्हीं की वजह से हमारी कंपनी को कई अच्छे प्रोजेक्ट पहले भी मिल चुके हैं। आर्यन पापा की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाता है। शनिवार ठीक 4 बजे सब तैयार होकर बिरला पैलेस जाने के लिए निकलते हैं। प्रसन्नता ने आज दादी द्वारा दी गई हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। प्रसन्नता आज इस साड़ी में बहुत प्यारी लग रही है। स्मिता जी भी अपनी बहू की तारीफ करती हैं, परंतु आर्यन तो उसे नजर उठाकर भी नहीं देखता। पैलेस पहुंचने पर लगभग सभी लोग आ चुके हैं। मिस्टर सैनी मिस्टर ग्रोवर से बहुत अच्छे से मिलते हैं। प्रसन्नता आगे आकर उनके पांव छूते हैं। प्रसन्नता को आशीर्वाद देते हुए वो कहते हैं, यार ग्रोवर, ऐसे अच्छे संस्कार हमारे भारत में ही देखने को मिलते हैं, जहां आज भी बहू बेटियां अपने बड़ों को सम्मान देती हैं। वो आर्यन को गले लगाकर मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं, तुम बहुत खुशकिस्मत हो बेटा, तुम्हें बहुत अच्छी जीवन संगिनी मिली है। सभी से मिलते मिलाते कुछ समय बाद सब लोग अपने अपने नाम की रिजर्व टेबल्स पर बैठ जाते हैं। हॉल में बने प्रोजेक्टर पर हर कोई अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा है। इतने में सैनी जी आर्यन को प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाते हैं। आर्यन अपना लैपटॉप उठाकर स्टेज पर जाता है, परंतु ये क्या, आर्यन जैसे ही प्रेजेंटेशन देने लगता है उसका लैपटॉप ही काम नहीं करता। आर्यन बहुत कोशिश करता है और लैपटॉप ना चलता देखकर थोड़ा घबरा भी जाता है। अन्य लोग मुस्कुराकर एक दूसरे के कानों में बातें करने लगते हैं। ये कल का लड़का क्या प्रेजेंटेशन देगा, इसने प्रेजेंटेशन बनाई भी है क्या। कुछ समय के लिए विजय जी भी घबरा जाते हैं। सबकी ऐसी बातें सुनकर प्रसन्नता उठती है। वो आर्यन के पास जाती है और वहाँ बैठे लोगों से बड़े सम्मान पूर्वक कहती है, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हम प्रोजेक्टर पर नहीं बल्कि यहाँ पड़े बोर्ड पर मैं अपनी कंपनी की ओर से प्रेजेंटेशन दूंगी। वो बोर्ड पर पूर्ण आत्मविश्वास से बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देती है। पास खड़ा आर्यन और बाकी सभी लोग उसके द्वारा दी गई प्रेजेंटेशन को देखते हैं। अंत में वो कहती है, ये प्रेजेंटेशन मेरे पति द्वारा तैयार की गई है, मैंने तो सिर्फ उसे आप लोगों के समक्ष रखा है। अगर फिर भी मैं इसे ठीक तरह से पेश नहीं कर पाई तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। हॉल में बैठे सभी लोग उसके द्वारा दी गई प्रेजेंटेशन को बड़ी उत्सुकता से देख रहे होते हैं। तो सबसे पहले सैनी साहब उठकर तालियां बजाते हैं। वो स्टेज पर आकर प्रसन्नता को शाबाशी देते हुए कहते हैं, वेल डन बेटा, मैंने इससे अच्छी प्रेजेंटेशन आज तक नहीं देखी। सभी लोग उसके द्वारा किए गए कार्य की सराहना करते हैं। हर कोई प्रसन्नता की तारीफों के पुल बांध रहा है। सर्वसम्मति से ये प्रोजेक्ट ग्रोवर एंड सन्स कंपनी को मिल जाता है। विजय जी बहुत खुश हैं। आर्यन खुश तो है, पर उससे भी ज्यादा वो ये सोचकर हैरान है कि प्रसन्नता ने ये सब कैसे कर लिया। वहाँ आए सभी लोग आर्यन और विजय जी को मुबारकबाद दे रहे हैं। हर कोई आर्यन के भाग्य की सराहना कर रहा है कि उसे समझदार और काबिल लड़की मिली है। हर किसी की जुबान पर ये बात है कि इनकी कंपनी को इतना नामी प्रोजेक्ट प्रसन्नता की वजह से ही मिला है। आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 10 में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और साथ ही वीडियो को बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू।